नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना के लापता विमान AN-32 की तलाश जारी। वायुसेना और थल सेना ने शुरू किया संयुक्त तलाशी अभियान। सुखोई 30 एयरक्राफ्ट और C-130 स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट जुटे तलाशी में। विमान में 8 क्रू मेंबर्स और 5 यात्री थे सवार। रक्षा मंत्री ने वाइस चीफ एयर मार्शल राकेश सिंह से ली हालात की जानकारी। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने जारी की सत्र की सूचना। 17 जून से नई लोकसभा का पहला सत्र। 19 जून को स्पीकर का चुनाव। 20 जून को दोनों सदन के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति। 20 जून से राज्यसभा की बैठकें। 4 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण और 5 जुलाई को बजट होगा पेश। दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी करेंगे मालदीव का पहला विदेशी दौरा। 8 जून को होंगे रवाना। 9 जून को श्रीलंका का करेंगे दौरा। द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को तरजीह देने की नीति के तहत दौरा। गोवा विधानसभा का विशेष सत्र आज। नए स्पीकर का होगा चुनाव। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी के राजेश पाटनेकर और कांग्रेस के प्रताप सिंह राणे आमने सामने। अरुणाचल प्रदेश में भी विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए चुनाव आज। और देश के कई राज्यों में गर्मी और लू का सितम जारी। चूरू में तापमान 50 डिग्री के पार। राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ के लिए अलर्ट जारी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी गर्मी का कहर जारी। और आई खबरें देखते हैं विस्तार से। असम के जोरहाट से सोमवार को लापता वायुसेना के AN-32 परिवहन विमान की तलाश जारी है। सेना और दूसरी स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर तलाशी अभियान में जुटी है। हालांकि अब तक लापता विमान का पता नहीं चल सका है। वायुसेना ने AN-32 विमान का पता लगाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को काम पर लगाया है। एयरफोर्स ने अब इसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस काम के लिए सुखोई 30 एयरक्राफ्ट और C-130 स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। लापता विमान को खोजने के लिए IAF के सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 ने कल जोरहाट से मेचका एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के लिए उड़ान भरी थी। ग्राउंड एजेंसियों के साथ विमान का अंतिम संपर्क करीब 1 बजे तक था और उसके बाद विमान के साथ कोई संपर्क नहीं रहा। विमान में 13 लोग सवार हैं, जिनमें 8 लोग क्रू मेंबर्स हैं और 5 यात्री हैं। AN-32 रूस में बना एयरक्राफ्ट है और वायुसेना बड़ी संख्या में इनका इस्तेमाल करती है। ये 2 इंजनों वाला टर्बोप्रॉप परिवहन विमान है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बारे में वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल राकेश सिंह से बात की है और लापता विमान का पता लगाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उन्होंने जानकारी ली। राजनाथ सिंह ने विमान में सवार सभी यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी की है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने संसद के आगामी सत्र को लेकर विज्ञप्ति जारी कर दी है। 17वीं लोकसभा की पहली बैठक 17 जून से शुरू होगी, जो 26 जुलाई तक चलेगी। सत्र शुरू होने की शुरुआती दिन 3 दिनों तक लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ होगी और इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहली बैठक में संसद के सत्र की तारीखों को मंजूरी दी थी। 17 जून से लोकसभा की कार्यवाही नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ के साथ शुरू होगी। 19 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 20 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले वर्ष की योजनाओं का अनिवार्य रूप से उल्लेख होता है। अभिभाषण सरकार के एजेंडा और दिशा का व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई सूचना में राज्यसभा के 20 जून से 26 जुलाई तक सदन की कार्यवाही होने की जानकारी दी गई है। आर्थिक सर्वे 4 जुलाई को जारी किया जाएगा और 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार आम बजट पेश करेंगी। दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर मालदीव जाएंगे और इसके साथ श्रीलंका का दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली के आमंत्रण पर 8 और 9 जून को मालदीव के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मालदीव के शीर्ष नेतृत्व से द्विपक्षीय मसलों और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान में नई गति को परिलक्षित करती है। 9 जून को प्रधानमंत्री का श्रीलंका दौरा भी होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका के भविष्य की रूपरेखा पर विमर्श किया जाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति सोली ने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर दिसंबर 2018 में भारत की राजकीय यात्रा की थी। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना भी हाल ही में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने 30 मई को दिल्ली आए थे। पड़ोसियों और हिंद महासागर में स्थित देशों के साथ संबंधों को तरजीह देने की नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दोनों यात्राएं हो रही हैं। आपको याद दिला दें, नरेंद्र मोदी 2014 में भी पहली बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पहली विदेश यात्रा पर पड़ोसी देश भूटान गए थे। देश के रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद राजनाथ सिंह पहले आधिकारिक दौरे पर कल सियाचिन ग्लेशियर पहुंचे, जहां सियाचिन बेस कैंप में उन्होंने पाकिस्तान सीमा से लगे क्षेत्रों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। उनके साथ थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात जवानों और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की और उनकी मुश्किलों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि देश के सैनिक अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों और खतरनाक इलाकों में बड़े साहस और धैर्य के साथ देश की सेवा कर रहे हैं। वो जवानों की वीरता को सलाम करते हैं। आपकी जज्बे को, आपकी शौर्य को, आपके पराक्रम को मैं हृदय की गहराइयों से सलाम करता हूं। और मैं जानता हूं सेना में काम करने वाले जो जवान होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके अंदर एक स्वाभिमान का भाव होता है। वही स्वाभिमान की भावना है कि कठिन परिस्थितियों में भी लड़ने का, जूझने का आपका सदैव जज्बा बना रहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन में शहीद स्मारक भी गए। उन्होंने उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने सियाचिन में देश की सेवा में अपना जीवन कुर्बान कर दिया। सियाचिन ग्लेशियर में सेवाएं देते हुए 1000 से ज्यादा जवान सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। देश उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखेगा। सियाचिन बेस कैंप करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर है और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी 23,000 फुट की ऊंचाई पर है। काराकोरम क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य क्षेत्र है, जहां सैनिकों को कड़ाके की ठंड के साथ तेज हवाओं से भी जूझना पड़ता है। सर्दियों में यहां तापमान 0 से 17 डिग्री तक नीचे चला जाता है। उधर कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने अमरनाथ यात्रा से पहले भारत पाक सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि 3 स्तरीय प्रणाली लागू की जानी चाहिए। कठुआ जिले के सभी अधिकारियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा के लिए एकल खिड़की मंजूरी और वाहनों की जांच की व्यवस्था की बात कही गई है। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल उच्च स्तरीय बैठक कर देश के आंतरिक सुरक्षा का जायजा लिया। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी और रॉ चीफ गृह सचिव समेत कई अधिकारी शामिल हुए।
अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के साथ साथ सीमा सुरक्षा की जानकारी भी ली। गृहमंत्री देश के सुरक्षा के लिए समय समय पर ऐसी समीक्षा बैठकें करते रहते हैं। गृहमंत्री ने आईबी और रॉ प्रमुख से पड़ोसी देशों से जुड़ी सीमा से संबंधित जानकारी भी ली। गृहमंत्री अमित शाह ने अर्धसैनिक बलों की रिव्यू मीटिंग भी ली, जिसमें सभी अर्धसैनिक बलों के आला अधिकारियों के साथ मुलाकात की। माना जा रहा है कि बैठक में भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़ी मौजूदा स्थितियों की समीक्षा भी हुई है। और इन सब के बीच अजीत डोभाल को एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अजीत डोभाल अगले 5 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल की नियुक्ति को मंजूरी दी। उनकी नियुक्ति को निर्धारित मानकों और शर्तों से मंजूरी मिलने के बाद 31 मई प्रभावी मानी जाएगी। अजीत डोभाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यकाल रहने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक जारी रहेगी। अजीत डोभाल को केंद्रीय मंत्री का दर्जा देने का फैसला भी किया गया है। डोभाल को यह जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान को देखते हुए दी गई है। अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली सरकार में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद संभाल चुके हैं। उन्होंने मई 2014 में ये जिम्मेदारी ली थी और राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें दिया गया था। सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी अनिवार्य किए जाने के सुझाव को हटा दिया है। सरकार की ओर से किए गए बदलाव के तहत हिंदी को अनिवार्य रखने की शर्त हटा ली गई है। हिंदी को अनिवार्य बनाए जाने के बाद खड़े हुए विवाद के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति मसौदे को जनता के विचारों के लिए रखा है। इससे पहले पॉलिसी पैनल ने 3 भाषा फॉर्मूले के तहत छात्र को मातृभाषा, स्कूली भाषा के साथ साथ तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किए जाने का सुझाव दिया था। लेकिन दक्षिण के राज्यों के विरोध को देखते हुए सोमवार को जारी किए गए पॉलिसी में फ्लेक्सिबल शब्द का प्रयोग कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि ये मसौदा है, इस पर फैसला नहीं लिया गया है। इंडियन वेटनरी एसोसिएशन और पशु चिकित्सा महासंघ ने भारत सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें पशुपालन विभाग के रूप में नया मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया गया है। इस सेक्टर को बढ़ावा देने से किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। पशुपालन सेक्टर तेजी से विकास करते हुए अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहा है। केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि को बढ़ावा देने के साथ पशुपालन क्षेत्र को विशेष तरजीह दे रही है। नई सरकार ने पहली बैठक में ही इसको लेकर अहम फैसले लिए हैं। इंडियन वेटनरी एसोसिएशन और पशु चिकित्सा महासंघ ने भारत सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें पशुपालन विभाग के रूप में नया मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया गया है। इस सेक्टर को बढ़ावा देने से किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्रालय में ये जाना जाता था कृषि मंत्रालय, कोऑपरेटिव और एनिमल हस्बेंड्री, लेकिन प्रधानमंत्री ने फिशरी को अलग किया पहले, फिर फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी को मिला के एक मंत्रालय किया है। 60 के दशक में कभी भारत अन्न के क्षेत्र में कमी थी। लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे और स्वामीनाथन आज भी हैं, वो एक बड़े साइंटिस्ट थे। तो उस समय स्वामीनाथन जी और अन्य वैज्ञानिकों के सहारे अब तक हम अन्न में एक्सपोर्टर हो गए, हम ऑप्टिमम पर जा रहे हैं। लेकिन किसान को फायदा केवल क्रॉप से नहीं होगा, एग्रीकल्चर विथ लाइव स्टॉक। अगर हमने इस फार्मूला को लागू किया तभी किसान को लाभ होगा। A revolutionary step was taken by the government of India, and during the first phase, during the trial period, Haryana has been allotted and we have vaccinated 70 lakh animals against FMD in first phase, and 70 lakhs we will be vaccinating in the second stage. Consensus, all the states of Union of India
they have been empowered to go for dual vaccination, combined vaccination. This is a major achievement. पशुपालन सेक्टर तेजी से विकास करते हुए अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहा है। संगठन ने सरकार के उस फैसले को लेकर भी आभार जताया है जिसमें पालतू जानवरों को बीमारियों से निजात दिलाने के लिए 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। इंडियन वेटनरी एसोसिएशन ने पशुपालन सेक्टर में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए इंडियन काउंसिल फॉर वेटनरी रिसर्च के गठन की मांग की है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय हो, पशुपालन को अलग एक मंत्रालय बनाकर जो एक बड़ा निर्णय लिया, उसके साथ साथ एक जल संसाधन को लेकर जो एक बड़ा निर्णय लिया, एक अलग मंत्रालय बनाया। तो ये दो बड़े निर्णय जो इस सरकार ने लिए हैं वो इस बात के द्योतक है कि सरकार 2022 तक जो किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है उसके प्रति कितनी गंभीर है, और दूसरा उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। भारत में सबसे ज़्यादा 51 करोड़ मवेशी हैं, जिसमें करीब 20 करोड़ गौवंश, 10.5 करोड़ महिवंशीय जानवर और 21 करोड़ से ज़्यादा भेड़ बकरियां हैं। कुक्कुट और अंडे के उत्पाद को जोड़ दिया जाए तो ये कृषि अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। ऐसे में सरकार के इन फैसलों का सीधा लाभ किसानों और पशु चिकित्सा से जुड़े लोगों को होगा। विपुल अग्रवाल, राज्यसभा टीवी। गोवा विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होगा। सोमवार को बीजेपी विधायक राजेश पाटनेकर ने विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस की ओर से प्रताप सिंह राणे ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। ये दोनों आमने सामने हैं। राजेश पाटनेकर ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और उप मुख्यमंत्रियों विजय सरदेसाई और मनोहर अजगांवकर की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 17 मार्च को मनोहर पर्रिकर की मौत के बाद प्रमोद सावंत ने इस साल मार्च में गोवा के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्पीकर का पद खाली हुआ था। पाटनेकर उत्तरी गोवा के बिचोलिम से विधायक हैं। और उधर अरुणाचल प्रदेश में भी आज विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। राज्य में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अरुणाचल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। लोकसभा चुनाव 2019 के साथ ही हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की। पार्टी के खाते में 50.88% वोट आए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि कोच्चि में निपाह वायरस के संक्रमण का एक संदिग्ध मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार एहतियाती कदम उठा रही है और हालात पर नजर रख रही है। विजयन ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि सरकार मौजूदा हालात पर करीब से नजर रख रही है। उन्होंने सभी से स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। विजयन ने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं, सतर्क रहिए। स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने लोगों से ये भी कहा कि निपाह वायरस के बारे में सोशल मीडिया पर फर्जी प्रचार से लोग बचें। चावल और गेहूं फसल के रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद दलहन और मोटे अनाज उत्पादन में गिरावट की वजह से देश का खाद्यान्न उत्पादन मामूली रूप से घटकर वर्ष 2018-19 में 28 करोड़ 33,17,000 टन रह जाने का अनुमान है। इससे पहले 2017-18 में चावल, गेहूं, मोटे अनाज और दालों का उत्पादन 28 करोड़ 50 लाख टन हुआ था। वर्ष 2018-19 के लिए प्रमुख फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमानों को जारी करते हुए कृषि मंत्रालय ने कहा कि फसल वर्ष 2017-18 में हासिल किए गए 11 करोड़ 27 लाख 60,000 टन के पिछले रिकॉर्ड उत्पादन के स्थान पर साल 2018-19 के दौरान चावल उत्पादन 11 करोड़ 56 लाख 30,000 टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर होने का अनुमान है। गेहूं का उत्पादन भी पिछले साल के 9 करोड़ 98 लाख 70,000 टन को पार कर रिकॉर्ड 10 करोड़ 12 लाख टन होने का इस बार अनुमान है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। यहां उपराष्ट्रपति ने विशेष पूजा अर्चना की। इस मौके पर उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने में प्रभावी भूमिका निभाने की सलाह दी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान को निकालने की बड़ी जिम्मेदारी वैज्ञानिकों की है। उन्होंने सटीक भविष्यवाणियों के लिए बेहतर डेटा संकलन विधि पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला के कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने संस्थान के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और छात्रों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, खराब मौसम जैसी चुनौतियों से निपटने के समाधान खोजने होंगे, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ाने के साथ ही गरीबी और दूसरी चुनौतियों का सामना किया जा सके। As we are all aware, weather and climate are posing new challenges with each passing day. We are experiencing global warming and its effects in the form of extreme weather, cyclone storms, intense thunderstorms, torrential rain and droughts. Changing weather and climate patterns also affect our agriculture and economy. That could severely affect the lives of the people, plants and animals alike. It's highly imperative for scientists and researchers to address these issues so that we are better prepared to tackle any adverse situation. उपराष्ट्रपति ने कहा कि अत्याधुनिक प्रयोगशाला के जरिए भारत और दुनिया के जलवायु पर उच्च गुणवत्ता वाले डेटा संकलन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। इससे विशेषकर किसानों को फायदा होगा जो मौसम का सटीक पूर्वानुमान चाहते हैं। I exhort the Indian scientists in India to institute methods and processes on generating long-term climatic quality data and numerical models for accurate assessment and prediction. I am very happy that I am here in one such institute which accurately predicts. उपराष्ट्रपति ने बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि NARL जैसे संस्थानों की भूमिका है कि कॉलेज और स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक सोच का प्रसार करें। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है जो वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान में लगा हुआ है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत महारानी एलिजाबेथ से मुलाकात के साथ की। डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे में उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी उनके साथ मौजूद रहीं। डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप का बकिंगम पैलेस में औपचारिक तरीके से स्वागत किया गया। इसके बाद उनके लिए एक निजी लंच की व्यवस्था की गई थी। अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि लंदन का दौरा बहुत ही शानदार चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, पूरा शाही परिवार बेहतरीन है और अमेरिका ब्रिटेन के संबंध बहुत ही मजबूत हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़े एक बड़े समझौते के तहत काफी अहम है। सूडान के सैन्य शासकों ने सेना मुख्यालय के बाहर कई सप्ताह से धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सोमवार को गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 30 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और सैकड़ों के घायल होने की खबर है। भारी हथियारों से लैस अर्धसैनिक बल, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में राजधानी की सड़कों पर तैनात किए गए हैं। गाड़ियों पर मशीन गनों के साथ तैनात जवान अहम पुलों और प्रवेश मार्गों पर निगरानी कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग नहीं करने और राष्ट्रपति उमर अल बशीर को अपदस्थ करने वाले जनरलों से सत्ता असैन्य हाथों में सौंपने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस हमले की निंदा करते हुए आज आपात बैठक बुलाई है।
और उधर श्रीलंका में मुस्लिम मंत्रियों ने सरकार से मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा की मांग करते हुए अपने पदों से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। इस्तीफा देने वालों में 4 कैबिनेट स्तर के 4 राज्य मंत्री और 1 उप मंत्री हैं। हालांकि ये मंत्री सांसद बने रहेंगे, लेकिन सदन में अलग से बैठेंगे। पाकिस्तान ने आईसीसी विश्व कप 2019 में कल अपनी पहली जीत हासिल की है। पाकिस्तान ने नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज स्टेडियम पर खेले गए मैच में इंग्लैंड को 14 रन से हराया। इस मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला लिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 8 विकेट पर 348 रन बनाए। मोहम्मद हाफिज ने 84, बाबर आजम ने 63 और कप्तान सरफराज अहमद ने 55 रन बनाए। इंग्लैंड की ओर से क्रिस वॉक्स और मोइन अली ने 3-3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 334 रन ही बना पाई। जो रूट और जोस बटलर की सेंचुरी भी टीम को जीत दिलाने में नाकाफी रही। मोहम्मद हाफिज को 62 गेंदों में 84 रनों की उनकी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच के लिए चुना गया। तो विश्व कप में आज अफगानिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा और ये मुकाबला कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में आज दोपहर 3 बजे खेला जाएगा। पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड से 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलने वाली श्रीलंकाई टीम अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। वहीं अफगानिस्तान की टीम उलटफेर में माहिर है। देश के कई हिस्सों में लोगों को लू से राहत नहीं मिली। देश में सबसे ज्यादा तापमान राजस्थान के चुरू जिले में दर्ज किया गया। राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान का चुरू लगातार तीसरे दिन देश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 50.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद दूसरे स्थान पर श्री गंगानगर में तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस रहा। बीकानेर की बात करें तो यहां 48.4 डिग्री और कोटा में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं मौसम की जानकारी के साथ। नमस्कार।